क्या आप बिना कुछ ज्यादा खाए पिए 72 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं? चलो इसे थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर स्थित किसी पहाड़ी में फंस चुके हैं, जहाँ कड़ाके की ठंड है और आपका राशन भी कम है, तब क्या आप ऐसी जगह 72 दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं? उस दरमियान आप मदद के लिए कितने दिन तक वेट करते? क्या आप इतने सारे पहाड़ों से रास्ता निकाल पाते? ऐसे मुश्किल हालात में सर्वाइव करने के लिए आप किस हद तक जाते? ये सुनने में कितना भयावह लग रहा है ना? लेकिन ये चीज सच में हुई है लगभग 44 साल पहले, और ऐसे हादसे से कुछ लोग सर्वाइव भी कर चुके हैं। और आप जितना सोच सकते हैं उनकी मुश्किलें उससे कई ज्यादा भयानक थी। ऐसे हादसे से सर्वाइव कर पाना एक बेहद ही मुश्किल और अविश्वसनीय बात है। इतनी अविश्वसनीय जिसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी जो हम में से कोई भी नॉर्मल इंसान जिंदा रहने के लिए कभी अपनी जिंदगी में करना नहीं चाहेगा। और वो चीज क्या है? इसका जवाब आपको हमारे वीडियो के बीच में मिलेगा। आज हम एंडीज पर्वत के बीच फंसे उन सर्वाइवर्स के बारे में जानेंगे जो 72 दिनों तक हर कठिनाई का सामना कर जिंदा रहे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे रहस्यमय और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रो। साल था 1972, महीना अक्टूबर। उरुग्वे के मोंटेविडियो में स्थित ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम अपने मैच के लिए चिले के सैंटियागो शहर जाने वाली थी। उसके लिए उन्होंने उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 चुनी। प्लेन में कुल 5 क्रू मेंबर्स और 40 पैसेंजर्स थे, जिनमें क्लब मेंबर्स के साथ साथ कुछ दोस्त, फैमिली मेंबर्स और अन्य लोग भी शामिल थे। 12 अक्टूबर के दिन उनके सफर की शुरुआत हुई। खराब मौसम के चलते उन्हें कुछ वक्त अर्जेंटीना के मेंडोजा में गुजारना पड़ा। उसी दिन उन्होंने रात 2:18 को वहां से डिपार्चर किया। सैंटियागो शहर मेंडोजा के दक्षिण में स्थित है, लेकिन उसके बीच ऊंची ऊंची एंडीज पर्वतों की पहाड़ियां मौजूद है। लेकिन उनका प्लेन उतनी ऊंचाई से उड़ने में सक्षम नहीं था, इसीलिए पायलट ने उसे थोड़ा घुमा कर ले जाने का सोचा, जिससे वो प्लेन सेफली सैंटियागो में लैंड कर सके। प्लेन को निकले हुए अभी 1 घंटा हो चुका था। इसी बीच पायलट ने एक बड़ी गलती कर दी। प्लेन अभी भी एंडीज पर्वतों की पहाड़ियों से जा रहा था। सैंटियागो शहर अभी भी 178 किलोमीटर की दूरी पर था। पायलट ने उसे मिसकैलकुलेट किया। उसे लगा कि वो उन पहाड़ियों से निकल चुके हैं और उनका डेस्टिनेशन अभी पास ही है। पायलट ने प्लेन को उत्तर में घुमाया और उसे नीचे उतारने लगा। लेकिन जब उसे अंदाजा हुआ कि वो अभी भी पहाड़ियों के बीच में ही फंसे हुए हैं, तब उसने प्लेन को काफी ऊपर उड़ाने का सोचा। जिस पहाड़ियों में वे लोग क्रैश हुए थे उसे अब तक कोई नाम नहीं था। इस हादसे के बाद उसे ग्लेशियर ऑफ टीयर्स कहा गया। इसके बाद उनके सर्वाइवल की असल कहानी शुरू हो गई। प्लेन के क्रैश होने से उसमें स्थित 45 लोगों में से 12 की वहीं पे मौत हो गई, और वो सब वहाँ 12,000 फीट की ऊंचाई पर बिना ज़्यादा राशन पानी के और गर्म कपड़ों के इतनी कड़ाके की ठंड में अटक गए। उस भारी इम्पैक्ट से कुछ लोगों को काफ़ी गहरी चोटें आई, कुछ लोगों की हड्डियां तक टूट गई, कुछ लोग चल भी नहीं पा रहे थे। हादसे में प्लेन के 2 टुकड़े हो चुके थे। रात के वक्त वहाँ का तापमान 0 से नीचे तक जाता था। ऐसे में उनके पास अपने बॉडी को वार्म करने का कोई भी साधन नहीं था, बजाय उस टूटे हुए प्लेन के। वो लोग प्लेन में ही चले गए, लेकिन वो बीच में से टूटने की वजह से उसमें से कड़ाके की ठंडी हवा और बर्फ अंदर आ रही थी। ऐसे में 5 लोगों की उस दरमियान ही मौत हो गई। अगले दिन कोई भी रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने नहीं आई। इसी बीच उन्होंने उस प्लेन से आने वाली हवा को रोकने के लिए अपने लगेज और कपड़ों से उसे ढकने की कोशिश की। उनके पैरों में जूते तो थे, लेकिन वो सिर्फ चलने के काम के थे, ना कि पहाड़ियों में चढ़ाई करने के। सुबह तो वो जैसे तैसे प्लेन के बाहर जा सकते थे, लेकिन रात को उनको एक दूसरे के शरीर की गर्मी ही
बचा कर रखती थी। उनके पास खाने का कोई भी सामान नहीं था, थे तो बस कुछ प्लेन में दिए जाने वाले चॉकलेट बार्स और कुछ बची हुई वाइन की बोतलें। उन्होंने उसे अच्छे से बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिर तक वो भी खत्म हो गए। पानी के लिए वो बर्फ को पिघलाते थे। उसके लिए वो सीट से निकला हुआ मेटल यूज करके उसके नीचे वाटर बॉटल रखते थे। हालांकि ये काफी स्लो प्रोसेस थी। उन लोगों ने रेस्क्यू टीम को संदेशा देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक का भी उपयोग किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उतना करना काफी नहीं है, क्योंकि प्लेन पूरा वाइट था और उतनी ऊंचाई से रेस्क्यू टीम को बर्फ और उस प्लेन के बीच में फर्क करना मुश्किल ही रहता। 11वें दिन उन्होंने कॉकपिट से एक ट्रांजिस्टर खोज निकाला। तब उन्हें पता चला कि रेस्क्यू मिशन को 8 दिन के बाद खत्म कर दिया गया है और अब वे पूरी तरह से खुद पर ही निर्भर रहकर सर्वाइव कर सकते हैं। वो न्यूज सुनकर सारे सर्वाइवर्स रो पड़े और प्रेयर्स करने लगे। उनमें से कुछ को एक डिसीजन लेना था और वो था उन पहाड़ियों में चढ़कर उसे पार करना। लेकिन इसके बीच अल्टीट्यूड सिकनेस, माल नरिशमेंट, स्नो ब्लाइंडनेस और काफ़ी ठंडी हवा, ये सारी मुश्किलें खड़ी थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन था उनका जिंदा रहना, और उसके लिए अब वो चीज़ करने वाले थे जो शायद ही हम में से कोई कर पाता, अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना, जिसे हम अंग्रेजी में कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण कहते हैं। सबसे पहले बात तो ये थी कि ये निर्णय उनके लिए मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल, क्योंकि वो सभी लोग रोमन कैथोलिक थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी भूख बढ़ती गई वैसे वैसे उनके बाकी सारे ऑप्शंस खत्म होते गए और उन्हें मजबूरी में वो खाना ही पड़ा, क्योंकि उसके बिना वो वैसे ही मरने वाले थे। तभी 29 अक्टूबर को एक और बड़ी मुसीबत आ पड़ी। रात के वक्त जब वो लोग सो रहे थे तभी वहाँ पे हिमस्खलन हुआ, जिसमें उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब गया। उसमें 8 सर्वाइवर्स की सफोकेशन से ही मौत हो गई। कुछ दिन तक प्लेन बर्फ पिघलने तक वैसे ही दबा रहा। उस वक्त तक उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उनमें से 3 सर्वाइवर्स अब प्लेन से दूर किसी इंसानी बस्ती की खोज में निकल पड़े। 3 दिन तक ऐसे हाइकिंग करने के बाद जब उन्होंने देखा तब उन्हें और कई सारी पहाड़ियां दिखने लगी। उनका खाना भी अब खत्म होने को आया था। इस वक्त तक वो अपनी सारी होप खो सकते थे और वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उनमें से एक को प्लेन के पास वापस भेज दिया और बाकी लोग आगे बढ़ते गए। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही जाने के बाद उन्हें एक संकरी घाटी मिली, जिसमें उन्हें रियो सैन जोस नाम की रिवर मिली। वो उस नदी के साथ साथ आगे बढ़ते गए और वो जैसे जैसे आगे बढ़े उन्हें इंसानी बस्ती की निशानियां मिलती गई। 9वें दिन उन्हें एक कैटल दिखी और उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इंसानों की बस्ती अभी ज़्यादा दूर नहीं है। इतनी कठिनाई भरे रास्ते से आकर उन्हें आखिर में 20 दिसंबर को एक गांव दिखा, जहां नदी के अपोजिट साइड में उन्हें 2 चरवाहे मिले। नदी के तेज शोर की वजह से वो लोग इनकी बातें सुन नहीं पाए और उन्होंने इनको अगले दिन आने को कहा। अगले दिन वो चरवाहे फिर से आए तो उन्हें वो 2 सर्वाइवर्स उसी जगह पे मिले, जो अपने घुटनों के बल बैठकर उनसे मदद मांग रहे थे। उन्होंने इस तरफ से पत्थर में लपेटकर एक कागज और पेन नदी की दूसरी तरफ फेंका, जिसका जवाब सर्वाइवर्स ने दिया कि वो लोग पहाड़ियों के बीच प्लेन क्रैश की वजह से कुछ दिनों से वहां फंसे हुए हैं। उधर प्लेन के पास रहे लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो उसमें मिले रेडियो को आखिर तक सुनते रहे, जिसमें उन्हें पता चला कि उनके 2 साथी अब रेस्क्यू किए जा चुके हैं और अब रेस्क्यू टीम जल्दी उनके पास पहुंचने वाली है। 22 दिसंबर क्रिसमस के ठीक 3 दिन पहले 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स उनके प्लेन क्रैश की साइट पर पहुंचे और उन सभी सर्वाइवर्स को बचाया गया। हालांकि खराब मौसम की वजह से उन्हें दोपहर को आना पड़ा। सभी सर्वाइवर्स की सैंटियागो के अस्पताल में ट्रीटमेंट की गई, जो कि अल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, फ्रॉस्ट बाइट, ब्रोकन बोन्स, स्कर्वी और कुपोषण से पीड़ित थे। आखिर में 45 पैसेंजर में से 16 लोग उस मुश्किल स्थिति का सामना कर सर्वाइव कर पाए। कुछ दिनों बाद मीडिया में उनके कैनिबलिज्म की खबरें आने पर उन लोगों की काफ़ी सारी आलोचनाएं हुई, लेकिन उस पर उन्होंने ये कहकर अपना बचाव किया कि उनको ये प्रेरणा यीशु के द लास्ट सपर से मिली, जिसमें यीशु ने खुद अपने अनुयायी को ब्रेड और वाइन दी थी।
जो उनके शरीर का हिस्सा थे। इस एक्सप्लेनेशन से पब्लिक एंगर काफ़ी हद तक कम होने में उनकी सहायता हुई और बाद में चर्च ने भी उन्हें दोष मुक्त कर दिया।